हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या मार्केट बजट से घबरा गया है? ऐसा हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी थी यानी कि डिफेंस सेक्टर, वहाँ पे अचानक से सेलिंग शुरू हो गई है और पैसा डिफेंस सेक्टर से डिफेंसिव सेक्टर में जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्यों बजट से पहले मार्केट सहमा सहमा सा देख रहा है और क्यों डिफेंस सेक्टर में अचानक से सेलिंग शुरू हो गई है और किन सेक्टर्स में वो पैसा निकल कर जा रहा है और यूएस मार्केट से क्या क्लूज मिल रहे हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बजट जुलाई 23 को आने वाला है और पिछले एक हफ्ते में अगर हम सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें अगर आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है और ज़्यादातर जो डिफेंस के स्टॉक्स भी पीएसयू के ही स्टॉक्स है, जिसका डेटा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पर सेलिंग हो रही है और पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है डिफेंसिव सेक्टर्स यानी कि आईटी और एफएमसीजी में जा रहा है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि वहाँ पर क्या पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर शार्प फॉल हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। एचएएल जो कि डिफेंस सेक्टर का लीडर है, वहाँ पे करीब 13% का फॉल देखने को मिला है। कोचिन शिपयार्ड जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है पिछले कई सालों में, वहाँ पे 11% का फॉल देखने को मिला है और बीईएल और पारस डिफेंस में भी 8-9% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखिए तो जब से टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं, आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो टीसीएस रिजल्ट आने के बाद से करीब 7 to 8% अप है और पिछले कुछ दिनों में भी अगर आप देखिए तो टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, ये जितने भी सर्विसेज की कंपनी हैं, ये करीब 7 to 8% अप हैं। और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आईटी सेक्टर का स्टॉक रहा वो जस्ट डायल, जिसमें करीब 19% का गेन हमें पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल रहा है। तो बजट से पहले मार्केट क्यों सहमा सहमा है? मार्केट सहमा सहमा इसलिए है क्योंकि उसको कुछ क्लूज मिल रहे हैं कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसे शायद मार्केट पसंद ना करे। वो कौन सी चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ें ये है कि जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है सोशल सेक्टर स्कीम्स में, हेल्थ, एजुकेशन और रूरल सेक्टर के लिए, वहाँ पर एलोकेशन शार्पली बढ़ सकता है। ऐसा क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो वहाँ पर ऐसा डेटा के बेसिस पर लगा कि जिन स्टेट्स में सोशल सेक्टर्स की स्कीम चलाई गई और उनकी घोषणाएं की गई, वहाँ पर उन पार्टीज़ ने अच्छा किया और बाकी जिन भी मुद्दों की बात हुई इसके अलावा वहाँ पर जो है वो पार्टीज़ की स्ट्रैटेजी काम नहीं की। तो इस इलेक्शन रिजल्ट से जो की लेसन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लर्न किया वो ये है कि भाई जो दिखावे के मुद्दे हैं वो नहीं चलेंगे। हमें जो समाज के नीचे के तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर इनकम के लोग हैं, उन्हें बेनिफिट्स देना पड़ेगा, तभी वो वोट देंगे। और इसकी झलक आप देखिए अभी महाराष्ट्र के बजट में हमें देखने को मिली। वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही लोक लुभावन जो अनाउंसमेंट्स किए, जो महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपये की स्कीम की, साथ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को लुभाने के लिए जो वहाँ पर पंप्स चलते हैं पानी सिंचाई के लिए, उस पर भी बिजली माफ़ की। तो इस तरीके की बहुत सी स्कीम लाई गई। अगर आप हरियाणा में भी देखें तो वहाँ पर महिलाओं के लिए बस राइड्स फ्री कर दी गई। तो ये उन पार्टी ने ये घोषणाएं की जो कि रेवड़ी कल्चर के अगेंस्ट में थी, क्योंकि उन्होंने ये की लेसन को लर्न कर लिया। अगर आप महाराष्ट्र इलेक्शंस में अभी अगर उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि वो बेरोजगार युवकों को 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ लेंगे। तो ये अब एक पॉलिटिक्स का एक अभिन्न अंग हो गया है कि अगर आप सब्सिडीज़ और रूरल जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट्स अगर नहीं देंगे तो आप इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में जो इस तरीके की घोषणाएं की जाएंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तो ऑफ कोर्स ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। हमें अपने जो
गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज बनानी पड़ेगी, टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप देखिए जीएसटी के डेटा में जो 67% जो जितना भी जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो आप और हम, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग, मिडिल क्लास, वो पे कर रहा है। और जो बड़े बड़े ये धन्ना सेठ है जो 500-5 हज़ार करोड़ की शादियां कर रहे हैं, वो कितना जीएसटी देख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये एक जो मार्केट को ये क्लू मिला है कि जो एलोकेशन होगा रूरल सेक्टर और ये जो वेलफेयर स्कीम्स है इसमें बढ़त होगी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा चिंतित है। क्योंकि अगर आप देखिए जो डेट टू जो जीडीपी रेशियो है वो हमारा करीब 81% क्रॉस कर गया है, जो कि काफ़ी हाई है। पिछले कई सालों में कर्जे हमारे बढ़े हैं, सरकार के कर्जे बढ़े हैं, और आईएमएफ ने ये वार्निंग भी इशू कर दी है कि जल्दी ही हो सकता है कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो 100 से ऊपर हो जाए। अब क्या ये अलार्मिंग है, नहीं है, ये एक डिबेट का इशू है। आप कुछ डेटा दे सकते हैं कि जापान में तो इससे ज़्यादा है, जर्मनी में इससे ज़्यादा है, लेकिन मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल लेवल्स पर नहीं है। अलार्मिंग है कि नहीं है, इस पर डिबेट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो चलो सरकार कर्जा लेकर चलाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगले 1-2 सालों के लिए सरकार कैसे खर्चा चलाएगी, तो उसके लिए अभी रिसेंटली सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का आरबीआई से डिविडेंड लिया है। तो इस वक्त सरकार के पास पैसे हैं जिससे वो ये सब्सिडीज और ये वेलफेयर स्कीम्स चला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और इसी बात का जो मार्केट जो है इसको लेकर चिंतित है। दूसरा जो हम अभी खबरें लगातार पढ़ रहे हैं कि मार्केट में सेबी जो है एफएनओ में रिटेल पार्टिसिपेशन को लेकर चिंता जताया है, और जो हम सभी इन्वेस्टर ट्रेडर लोग इस बात को लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं कि बजट में और सेबी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है। तो 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। पहली ये कि लॉट साइजेस को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि रिटेल उसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और 5 लाख से जो कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ है वो 30 लाख कर दिया जाएगा। अब ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हम 2011 में देखें तो कोरिया में इसी तरीके का एक ऑप्शंस का जो जिसे हम कहते हैं ऑप्शन बबल पैदा हुआ था। काफ़ी सारे रिटेल के ट्रेडर्स ऑप्शंस मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगे थे, और कोरियन गवर्नमेंट ने सिमिलर स्टेप उठाया था, उन्होंने लॉट साइजेस को बढ़ा दिया था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि एफएनओ में जो ज़बरदस्त वॉल्यूम कम हो गया। वहीं चाइना में भी करीब 2015-16 के आसपास इसी तरीके का स्टेप उठाया था, और वहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में काफ़ी एक्टिविटी होने लगी थी, काफ़ी लोग स्पेकुलेट करने लगे थे। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मार्जिन को 5 टाइम बढ़ा दिया था, और उसका भी परिणाम वही हुआ जो कोरिया में हुआ था, ड्रास्टिकली वॉल्यूम कम हो गए। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से एक कदम शायद उठाया जाएगा, जिसको लेके मार्केट चिंतित है। और अगर ऐसा हुआ तो हम इंडियन मार्केट्स में भी देखेंगे कि स्ट्रांगली जो लोग डेरिवेटिव मार्केट से रिटेल जो स्मॉल टिकट साइज ट्रेडर्स हैं वो निकल जाएंगे। तो क्या वो इक्विटी मार्केट में आ जाएंगे? अब देखिए इक्विटी मार्केट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके की कहानी आ रही है। पहली ये कि उन्होंने एक्सचेंज फीस में बदलाव किया, जिसकी वजह से पूरे चांसेस हैं कि इक्विटी मार्केट में भी ब्रोकरेजेस बढ़ेंगे। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी हालत वैसी ही होगी जैसे एंजल 1 की हो रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका 20% से ज़्यादा का स्टॉक गिर गया है। तो अगर वो ब्रोकरेज बढ़ाएंगे तो रिटेल वहाँ भी हेजिटेट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा जो कंसर्न है कि क्या किसी तरीके का टैक्सेशन में बदलाव होगा डेरिवेटिव्स और कैपिटल मार्केट्स में, क्या कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, इसको लेके भी मार्केट चिंतित है। और दूसरा, क्या डेरिवेटिव मार्केट्स में किसी तरीके का टैक्सेशन में बदलाव किया जाएगा, क्या उसे जो बिजनेस इनकम कैटेगरी से हटाकर स्पेकुलेटिव टैक्स कैटेगरी में कर दिया जाएगा। तो ये सब लेकर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, बजट में पता नहीं क्या आएगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। और इसी चिंता को की वजह से जो
मार्केट में लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी है, डिफेंस के सेक्टर में इतनी शानदार तेजी देखने को मिल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बबल के टेरिटरी तक भी पहुंच गया है। तो इससे अच्छा है कि ये प्रॉफिट को बुक करके हम अपने पैसे को डिफेंस या डिफेंसिव सेक्टर्स में ले जाएं। तीसरा जो एक और रीसेंट डेवलपमेंट है, ऐसी खबरें मैंने पढ़ी जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल शायद इस बजट सेशन में लाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की बात होगी। अब यह बिल पास होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता। मैंने से खबरें पढ़ी कि ऐसा बिल शायद आएगा और इसके लिए किसानों से कंसल्टेशन की जा चुकी है। और इसका एक रिएक्शन भी मार्केट के लिए हो सकता है, क्योंकि ये भी एक एडिशनल कॉस्ट होगा सरकार के लिए। और अगर आप ध्यान से देखिए तो अदानी और अंबानी के स्टॉक्स भी शायद इसी वजह से अभी रिवर्स गियर पर आ चुके हैं। क्या आप एक एचएनआई हैं और आप एडवांस स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी मार्केट के डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि आपको ये प्रेडिक्ट ना करना पड़े कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्या आप ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशंस लॉस में आ गई तो आप उसमें एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें? अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और इसी तरीके की एडवांस्ड एफएनओ स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे 2 दिन के बिग ट्रेडर्स समिट ज्वाइन करें, जो कि कोलकाता में होने वाला है 28 और 29 को होटल नोवोटेल में। और ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ क्लासरूम की क्लासेस होंगी, इसके अलावा बहुत सी इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशंस भी होंगी, जहाँ पर आप बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स भी सीख पाएंगे और कंटिन्यूसली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एक बार ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी आपसे हमारा कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसके बाद उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और साथ ही कम्युनिटी का भी सपोर्ट होगा। तो आइए मैं क्विकली आपको दिखाता हूं कि किस लेवल की स्ट्रैटेजीज का वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं और यहां पर आप देखिए, यहां पर स्ट्रैटेजी की पोजीशन बनती है और उसके बाद लॉस हमें यहां पे दिखता है और लॉस के बाद इसमें पोजीशंस में चेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में बदलाव होता है और इसके बाद स्ट्रैटेजी धीरे 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 प्रॉफिट जोन में आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखें तो किस तरीके से इसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लॉस से स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके कई सारी स्ट्रैटेजीज हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और मैं आपसे मिलूंगा कोलकाता में। तो इन कारणों से डिफेंस सेक्टर में सेलिंग हो रही है और पैसा निकलकर दूसरे डिफेंसिव सेक्टर में जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। अगर आप डिफेंस सेक्टर के वैल्यूएशंस को देखें, और इससे रिलेटेड मैंने अभी पिछला वीडियो ही बनाया है, आप जाकर डिटेल में उस सेक्टर की स्टडी वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो हाईली ओवर वैल्यू टेरिटरी में डिफेंस के स्टॉक चले गए। मैं एक स्टॉक का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, HAL, जो कि डिफेंस सेक्टर का लीडर है। अब अगर हम इससे एक फॉरेन की किसी कंपनी को कंपैरिजन करें तो डासो एविएशन है, फ्रांस की कंपनी है, वो भी एविएशन में है, ये भी एविएशन में है, दोनों रिलेटेड हैं, दोनों की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी सिमिलर लेवल के हैं और साथ में अगले 2-3 साल का इनका जो ग्रोथ प्लान है वो भी सिमिलर लेवल पर है। तो अगर आप इन दोनों के वैल्यूएशंस को कंपेयर करें, और वैल्यूएशंस के लिए हम अगर एंटरप्राइज वैल्यू को यूज़ करते हैं तो HAL इस वक्त 5 टाइम्स जो एंटरप्राइज वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है कंपेयर टू दासो एविएशन। अब दोनों की ग्रोथ प्लान सेम है, साइज सेम है, प्रॉफिट भी सिमिलर है और रेवेन्यू भी सिमिलर है, तो क्यों इतने ज़्यादा एंटरप्राइज वैल्यू पर ये ट्रेड हो रहा है? दोस्तों, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या है तो उसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। तो अगर आप इन पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे तो आपको ये हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक मिलेगा। इसी तरीके से हमारे बाकी के जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो भी हाईली ओवर वैल्यूड हैं। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक में लोग बने रहते हैं जब उन्हें लगता है कि ठीक है, आने वाले टाइम में कोई खास रिस्क नहीं है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी पड़ती है तो सबसे पहले वो ओवर वैल्यूड स्टॉक को छोड़ के वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वो एक डिफेंसिव सेक्टर में अपना पैसे को पार्क करते हैं।
डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक और जो इशू है, तो अभी रिसेंटली अगर आप यूएस मार्केट की खबरों को पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है इससे एक सिंपैथी की वेव वहाँ पर आई है और शायद वो इलेक्शन जीत जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि वो जीत जाते हैं, जैसा कि एक पॉपुलर ओपिनियन है, तो यूएस में भी उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग काफ़ी बढ़ गई है और पूरी दुनिया में भी लोग ये मानने लगे हैं कि उनके जीतने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या स्टॉक मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर ट्रंप जीत जाते हैं? तो देखिए, इन जनरल लोगों की ये बिलीफ है कि ट्रंप इज़ मार्केट फ्रेंडली, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला ये कि इसकी वजह से भी डिफेंस सेक्टर में स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो जीतते हैं। कैसे पड़ेगा? क्योंकि अगर ट्रंप जीतते हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखें तो उनके रशिया के साथ जो है बहुत मधुर संबंध है। इसके बारे में कई कहानियाँ कही जाती हैं कि पुतिन के पास कुछ उनकी कमज़ोर नब्ज़ हैं जिसकी वजह से वो उनके कंट्रोल में हैं। और हम जानते हैं कि इस वॉर को जो यूएस से ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो सपोर्ट हट जाएगा, नेटो कंट्रीज़ का सपोर्ट हट जाएगा, तो वो लड़ाई भी बंद हो जाएगी। तो ये वाले पापा डेफिनेटली वॉर को रुकवा सकते हैं। तो इसका जो फ़र्क जो है हमारे डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स पर भी पड़ सकता है और उनमें एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर वो लड़ाई रुक गई। दूसरा, अगर आप ट्रंप के पिछले पीरियड को अगर आप याद करें तो चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी टेंशन रहती थी, क्योंकि वो बार बार थ्रेट करते थे कि जो चाइना का माल अमेरिका में आएगा उस पर वो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ ड्यूटीज़ लगाएंगे, 60 to 100% लगा देंगे, जिसकी वजह से एक ट्रेड वॉर की संभावना थी। हालांकि वो बाद में रुक गया, तो उसकी वजह से भी एक वापस ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और अगर वो चाइना में टैरिफ ड्यूटी लगा सकते हैं तो जो हम अपने सॉफ्टवेयर वहाँ बेचते हैं तो हमारे लिए भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ट्रंप इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी मार्केट में एक चिंता बनी हुई है। अब अगर हम बात करें कि डिफेंस सेक्टर में जो सेलिंग हो रही है वो आईटी सेक्टर में और एफएमसीजी में क्यों जा रही है, तो देखिए, आईटी सेक्टर में वैसे तो सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है, कोई खास वहाँ पे ग्रोथ के संभावनाएं नहीं है आने वाले 1-2 साल में, जब तक फेड रेट कट्स करना शुरू नहीं करता है। लेकिन टीसीएस के रिजल्ट्स ने वो माहौल को थोड़ा बदला और टीसीएस के रिजल्ट आने के बाद अगर आप देखिए तो आईटी सेक्टर में तेजी आई है। टीसीएस जो है बेस्ट परफॉर्मिंग तो शायद नहीं है, लेकिन लार्ज कैप में अगर आप देखें तो उसने शानदार जो रिटर्न्स दिए हैं। तो पिछले क्वार्टर के उनके रिजल्ट को 8.7% का उन्होंने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया था, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी, उसको एक्सीड किया था। वहीं इन्फोसिस को भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो पहले गाइडेंस दिया था कांस्टेंट करेंसी में 1 to 3%, अब उसे बढ़ाकर 2 to 4% कर दिया है। बात ये नहीं है कि उन्होंने गाइडेंस जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बात ये है कि उन्होंने एक इंक्रीज दिखाया है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि टर्न अराउंड के साइंस देख रहे हैं, जिसे मार्केट रीड कर रहा है। और ऑलरेडी हमें पता है कि इन कंपनीज में काफ़ी गिरावट हो चुकी है आईटी सेक्टर के कई स्टॉक्स में, तो इसलिए वहाँ पर उन्हें जो मार्केट को थोड़ी वैल्यू भी लग रही है, जिसकी वजह से उस पर लोग पैसा अब लगा रहे हैं। वहीं एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से बजट में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सोशल सेक्टर की स्कीम्स में पैसा आएगा, पैसा दिया जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा पहुँचाया जाएगा। और हम जानते हैं कि गरीब लोग के पास पैसा आएगा, लोअर मिडिल के पास पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा एफएमसीजी के स्टॉक्स को मिल सकता है। और एफएमसीजी स्टॉक्स अगर आप देखिए तो थोड़े पिछले महीनों से थोड़े सप्रेस्ड भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ी वैल्यू भी नज़र आ रही है। तो इस वजह से वो उसको भी एक डिफेंसिव सेक्टर माना जा रहा है और वहाँ पर भी पैसा जा रहा है। तो इन सब का क्या कंक्लूजन है? क्या आने वाले दिनों में बाजार में कोई बड़ी गिरावट हो सकती है? देखिए, बड़ी गिरावट तो तभी होगी जब बजट में कोई बहुत ही नेगेटिव सी चीज़ आ जाए जिसे मार्केट बिल्कुल ही पसंद ना करे। अदरवाइज
मार्केट इस वक्त में बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और उसकी वजह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की कि 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा के बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं और इन आईपीओज को तभी खपाया जा सकता है जब मार्केट में तेजी हो। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट हो गई 15-20% की, तो कौन रिटेल वाला इन आईपीओज में पार्टिसिपेट करेगा? तो इस लॉजिक के हिसाब से बहुत मुश्किल है कि बड़ी गिरावट होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेवल से कि मार्केट में एक छोटा रिएक्शन ज़रूर होगा इन आईपीओज के आने से पहले, क्योंकि इतने बड़े आईपीओज को सक्सेसफुल कराने के लिए लिक्विडिटी चाहिए और ये लिक्विडिटी सेलिंग के बाद ही पार्शली लोगों के पास आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपका क्या व्यू है, बजट का मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, अपना व्यू और ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।